चलो ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है। सो लोगरिथमिक फंक्शंस, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसमें फर्दर मैंने आपको दो तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बताए थे। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है कि जिनकी जो बेस है वो 0 और 1 के दरमियान हो, तो ऐसे फंक्शन जो हैं वो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, जिनको डिके फंक्शन भी कहा जाता है। और जो दूसरी तरह के फंक्शन हैं जिनमें जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 हो, तो देन हम उनको इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। जो लोगरिथमिक फंक्शन हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनवर्स फंक्शंस होते हैं। यानी फंक्शंस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आपके पास हर बेस के चेंज होने के साथ साथ एक लोगरिथमिक फंक्शन बनेगा, इसी तरह हर बेस के चेंज होने के साथ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है। तो ये जो लोगरिथमिक फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, वाइस वर्सा। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन लोगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। यहाँ पे सेम वही कंडीशन बेस के लिए हैं जो कंडीशंस हमने ऑलरेडी कंसीडर की थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमने जो कंडीशन कंसीडर की थी वो थी कि आपके पास जो बेस है, यानी अगर मैं दोबारा रिवाइज करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म का होता है f ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, सम कांस्टेंट और x आपके पास वेरिएबल है। इस तरह का आपके पास वो फंक्शन है, यानी होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें कंडीशन होती है a के ऊपर कि ये जो a है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इस a को जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a जो है वो 1 भी नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन जो है ना, और a नेगेटिव भी नहीं हो सकेगा, a लेस देन 0 भी नहीं होगा। तो ये जो आपके पास बेस की ऑप्शंस हैं, यानी ये 0 भी नहीं होगा, a नेगेटिव भी नहीं होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा और a 1 भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शंस जो हैं आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए ज़रूरी हैं। इन शॉर्ट आपको अगर मैं बताऊं तो आपने जस्ट ये रिमेंबर रखना है कि जो बेस होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी और बेस कभी 1 नहीं होगी। इन शॉर्ट इन सारों को आप कंबाइन करें ना, तो आपको इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है बेस के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। अब यही दो चीज़ें जो हैं वो लोगरिथमिक फंक्शन के लिए भी ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर मींस कि दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड अदर देन 1 मींस कि वो नॉट इक्वल टू 1। तो ये अगर आपके पास a कोई इस तरह का कांस्टेंट है कि जो पॉजिटिव भी हो और अदर देन 1 भी हो, देन द लोगरिथम ऑफ x, तो फिर x का जो लोगरिथम होगा विद बेस a इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू log विद बेस a ऑफ x। इफ एंड ओनली इफ, अब इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि दिस स्टेटमेंट होल्ड्स देन दिस स्टेटमेंट आल्सो होल्ड्स। अब और ये स्टेटमेंट क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टेटमेंट है कि a raised to power y x is equal to a raised to power y। यानी इसको अगर मैं आपको बताऊं तो इसको कैसे लिखा जाएगा, मैं एक मिनट, यानी अगर आपके पास y log विद बेस a है और किसी भी फंक्शन x का आप log ले रहे हैं, तो इसके इक्विवेलेंट जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा दैट विल बी a रेज टू पावर y, यानी ये जो y है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और x जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू x। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जो आपके पास लॉग फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है। तो इनवर्स फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, इनवर्स फंक्शन के लिए इस तरह का बिहेवियर अकर करेगा कि अगर आपके पास एक फंक्शन, सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, एक मैं डोमेन लेता हूँ, सपोज ये एक डोमेन है जिसमें x पड़े हुए हैं, ये आपके पास एक डोमेन है जिसके अंदर f ऑफ x यानी वैल्यूज ऑफ x यानी y पड़े हुए हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x।
तो ये यहाँ पे एक मैपिंग है एक फंक्शन की जो x से f ऑफ यानी एक सेट a से सेट b पे ऊपर मैप कर रहा है, ठीक है जी। और इसके अंदर डोमेन में f ऑफ x है। तो अगर आपके पास ये एक a सेट से b सेट पे मैप कर रहा है फंक्शन, तो देन इसका जो इनवर्स होगा वो इससे दोबारा रिवर्स होता है कि यानी f इनवर्स जो होगा वो इस यानी उसके लिए फिर जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन की जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो एक्चुअली डोमेन बन जाएगी। ये आपके पास इनवर्स फंक्शन के का बिहेवियर होता है। तो सेम अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x जो है ये इनपुट है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इधर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो x इनपुट है, आउटपुट y है, जबकि इसका इनवर्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा उसमें y इनपुट है, x आउटपुट है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। इफ वन होल्ड्स देन दिस विल आल्सो होल्ड, इफ दिस होल्ड देन दिस विल आल्सो होल्ड। तो ये बोथ स्टेटमेंट्स जो हैं। एक्सक्यूज मी सर, यस, आप ये डोमेन और रेंज का एक बार फिर से बता देंगे, मुझे ये समझ नहीं आई। डोमेन और रेंज का मैंने जस्ट इतना बताया कि आपके पास फंक्शन और इनवर्स फंक्शन जो दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन एक किसी भी एक सेट से दूसरे सेट पे अगर मैप करे तो जो उसका इनवर्स फंक्शन होता है वो जिस सेट पे एफ एंड होता है उस सेट से दोबारा ओरिजिनल सेट उसकी डोमेन पे मैप कर जाता है। यानी इन शॉर्ट आपको बताऊं तो ये आपके पास अगर जो एक डोमेन है डी, किसी भी फंक्शन डी की डोमेन है और ये कोई भी फंक्शन की रेंज आर, में रेंज को कह रहा हूँ, तो सपोज एक फंक्शन एफ है, उसकी ये डोमेन सेट है, ये रेंज का सेट है, तो जो उसका इनवर्स होगा उसका जो एफ की जो रेंज होगी वो उसके इनवर्स की डोमेन होगी। यानी ये इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ से इस तरफ, तो जो एफ इनवर्स है उसकी जो डोमेन होगी उसकी रेंज बन जाएगी और जो इसकी रेंज होगी एफ इनवर्स की डोमेन होगी, ठीक है। तो सेम यही चीज मैंने आपको बताया है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन बच्चों पूछ लो। यस सर ये आपने जो लिखा है कि y इज इक्वल टू लॉग e और x, सर ये फिर जब इनवर्स होगा तो लॉग कहाँ चला जाएगा सर? ये x इज इक्वल टू y। लॉग जो है, लॉग का इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग की जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। ओके सर। और जी किसी का क्वेश्चन? ओके, सो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट एक तो मैं यहाँ पे इसको ना ट्रेस कर देता हूँ, इसमें ये गलत लिख दिए गए हैं, तो आपने भी इसको अपने फाइल में करेक्ट कर लेना है। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है जी, और ये लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। ये इधर जो लिखी हैं ये सारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ पे जो लिखी हैं ये लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। और अच्छा जी, तो इसमें आपको इनकी यानी कंपैरिजन देखते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और लॉग फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग विद बेस a ऑफ x। ये अगर आपके पास दो फंक्शन हैं तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि इनकी जो बेस है वो a पॉजिटिव a नॉट इक्वल टू 0, a पॉजिटिव a नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों की फंक्शन की बेस सेम होती है जी। एक्सक्यूज मी सर, सर ये ब्लर आ रहा है, सारा नजर नहीं आ रहा सही। ये ब्लर तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपकी इंटरनेट स्पीड का प्रॉब्लम होगा। सबको इस नजर नहीं सही आ रहा क्लियर? सही नजर आ रहा है। नहीं सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर। जिनकी इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है तो उनकी ये जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं आएगी। उसका ये है कि उसका एक हल ये है कि यही लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है यही लेक्चर दोबारा भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो जैसे अपलोड करूंगा ना उसके ऊपर यस सर, ये सही है। उसका लिंक आपको जी
सर सर ये इसको अगर इस आपके जो लेक्चर है, अगर ये जो सामने स्लाइड शो हो रही है, अगर इस पे क्लिक करके इसको जूम करें तो वो आपके जो वो क्लियर नजर आता है। नहीं जूम ये यस सर ऑलरेडी सही हो गया। क्लियर जो शेयर हो रही है वो अगर आप इसको मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हैं तो क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन आई थिंक वो सर छोटी स्क्रीन सर सर नहीं मुझे तो सर सर नहीं सर मैंने ठीक है सर, सानिया ठीक कह रही हैं कि जूम करके करो तो सही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सर, मैंने जूम कर लिया ना, क्योंकि जैसे मैंने इस पे एक बार क्लिक करो तो इसको आराम से आप जूम कर सकते हो। अच्छा जूम ठीक है, अगर आपके पास वो ऑप्शन है तो आप इसको जूम कर लें फिर। जी ठीक है यस सर जूम किया तो सही हो गया यार। ओके 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 गुड। वैसे इसका जो जिन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, जिनको बाद ऑफ इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या उनको प्रॉब्लम होती है इंटरनेट की, तो उनके लिए सोल्यूशन ये है कि मैं क्योंकि ये साथ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो आपने उसके मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो लिंक शेयर कर दूंगा तो आपने उसको ना वो कर लेना, एक्सेस कर लेना है। ठीक है ओके ओके सर। सर जी बच्चों। सर आपने वो YouTube पे चैनल भी बनाया हुआ है, तो ये लेक्चर वहाँ पर भी सर डिलीवर करते जा रहे हैं, साथ साथ अपलोड करते जा रहे हैं? जी जी, अब यूं ही ये लेक्चर खत्म होगा तकरीबन 1-2 घंटों बाद ना मैं उधर अपलोड कर दूंगा इसको। चलें ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। अच्छा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन का यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा था, तो एक तो आपने ये याद रखना है कि दोनों की जो बेस है दोनों फंक्शन की वो यस यस सर ये जो आप अपलोड करेंगे YouTube से वो हमें कहाँ से मिलेगा? उसका वो भी लिंक लिंक करना। वो उसका लिंक मैं आपकी गूगल क्लास के ऊपर शेयर करूंगा ना। ठीक है सर, ठीक है। जस्ट लाइक जिस तरह मैंने PDF शेयर किया इसी तरह लिंक भी शेयर होगा, तो आप उसको क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है। अच्छा तो अब दूसरी बात कि डोमेन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है और लॉग फंक्शन की डोमेन क्या होती है। तो हमेशा याद रखें कि जो लॉग फंक्शन है उसकी जो डोमेन होती है वो यानी इनपुट वैल्यूज जो उसमें आप दे सकते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स दे सकते हैं, यानी एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव पुट कर सकते हैं। आप जो ही लॉग फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो वो अनडिफाइंड आंसर दे देगा। मीन्स के जो लॉग फंक्शन नेगेटिव के लिए जो है वो कैलकुलस के अंदर डिफाइंड नहीं हो सकता। क्यों? नेगेटिव वैल्यूज के लिए लॉग फंक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स वैल्यूज जनरेट करता है। तो हमने कहा था कि डोमेन में वो नंबर्स आते हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू रियल हो और दूसरा फंक्शन डिफाइन हो। तो लेस देन जीरो के लिए, इवन के जीरो के लिए भी, लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए लॉग फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो इस वजह से इसकी जो डोमेन होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी लॉग फंक्शन की। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी डोमेन जो है ना वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव, आपको कोई ना कोई इनपुट की करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगी। और दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी जो बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो 1 to 1 फंक्शंस होते हैं। 1 to 1 का मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आएगी और वो आउटपुट फिर किसी और वैल्यू की नहीं आएगी, उसी वैल्यू की होगी, यानी यूनिक इनपुट के करस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट आती है, तो उसको कहते हैं ये 1 to 1 होगा। और जबकि लॉग फंक्शन है ये भी 1 to 1 होता है। तो ये जो है ना नेक्स्ट आगे खैर इसका आएगा वो आपको फर्दर मैं बता दूंगा। तो बहरहाल डोमेन इनकी पॉजिटिव होगी लॉग फंक्शन की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। उसके बाद रेंज की जब बात आती है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज पॉजिटिव होती है। अब यहाँ से भी आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसकी जो डोमेन पॉजिटिव थी इसकी रेंज पॉजिटिव है, उसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर थी इसकी रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो यहाँ से भी आप इनसे आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास जो ये दोनों फंक्शंस हैं एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, कि उसकी जो डोमेन होगी इसकी रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी उसकी डोमेन होगी। तो सेम ये वाइस वर्सा प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेप्ट। यहाँ पे क्योंकि जो फंक्शन कंसीडर किया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x कंसीडर किया हुआ है, इस वजह से इसके जो कोफिशिएंट है वो वहाँ पे 1 है। ठीक है, और इसी तरह जो लॉग फंक्शन कंसीडर किया हुआ है log इज इक्वल टू log
विद बेस a ऑफ x कंसीडर किया हुआ है, तो इसका भी आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। तो इस दोनों सूरतों में इनकी इंटरसेप्टेड 1 1 है। अब इंटरसेप्ट एक पहले तो आपको बात की, तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि इंटरसेप्ट होता है क्या है कि जो लाइन आपके पास जो ग्राफ है वो x और y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो इंटरसेप्ट्स कहलाते हैं। जिस पॉइंट पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो x इंटरसेप्ट कहलाएगा, जिस पॉइंट पे वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, x एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, इसलिए हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के y इंटरसेप्ट होते हैं, x इंटरसेप्ट नहीं होते, और लॉग फंक्शन के हमेशा x इंटरसेप्ट होते हैं, y इंटरसेप्ट नहीं होते। इस इन फंक्शन के केस में जो हमने इसमें कंसीडर किए हुए हैं जनरल सी फॉर्म में, इनमें उनके y इंटरसेप्ट 1 है और x इंटरसेप्ट लॉग का 1 है। नेक्स्ट आपके पास ये दोनों चीजें सेम है बिल्कुल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इंटरसेप्ट का एक दफा समझा दें। इंटरसेप्ट जैसे कि ना लास्ट में अगर आपको याद हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने इस तरह प्लॉट किया था, ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, और इस तरह का एक फंक्शन हमने प्लॉट किया था, ये इस तरह का एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। ठीक है, तो ये जो दोनों फंक्शन है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग हो, वो 1 से पास कर रहे थे। ठीक है ना, वो सिंपल फंक्शन थे, 1 से पास कर रहे थे। अगर इनमें यहाँ के इनके कोफिशिएंट में कोई चीज मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे अगर आपसे मैंने एक जनरल फॉर्म मैंने आपको लिख के बताई थी कि y इज इक्वल टू, अगर इस फॉर्म में आ जाए b a रेज़ टू पावर x, इसमें ये जो b होगा ये y इंटरसेप्ट होगा फिर, तो क्योंकि यहाँ पे b जो है हमने इसमें जो कंसीडर किया हुआ फंक्शन वो y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x कंसीडर किया हुआ है, ये इट्स मीन कि यहाँ पे इसके कोफिशिएंट में 1 है, तो दिस टाइम इसका इंटरसेप्ट 1 है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताएं कि एक फंक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू 1000 e रेज़ टू पावर t, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो बताएं इस फंक्शन का इंटरसेप्ट क्या होगा। तो इसका इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता ही नहीं है, y इंटरसेप्ट होता है, तो इसका y इंटरसेप्ट होगा 1000। ठीक है, अगर ये फंक्शन ऐसे सिंपल लिखा हो y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर t, तो इस केस में इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इस केस में इसका इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है सर। यस सर, आपने लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन है सर वो 1 से इंटरसेप्ट करके जाएगा y के। बिल्कुल जी, और सर सेकंडली बोला था कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन है सर वो फिर ग्रोथ वो भी 1 से करेगा या अप हो जाएगा? वो नहीं, वो भी 1 से करेगा। दोनों फंक्शन जो है ना डिके और वो 1 से करेंगे इन केस कि अगर उसका कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है ना सर? जी, यानी मैंने यहाँ पे एक फंक्शन आपको यह नजर आ रहा है y इज इक्वल टू सिर्फ a रेज़ टू पावर x लिखा हो ना जी, तो इसमें अगर a जो है वो 0 और 1 के दरमियान हो तो वो डिके फंक्शन होगा, अगर a ग्रेटर देन 1 हो तो वो ग्रोथ फंक्शन होगा। अब यहाँ पे a की कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, जस्ट 1 है, इट्स मीन इस केस में उसकी जो इंटरसेप्ट होगा वो 1 होगा। लेकिन मैंने एक एग्जांपल और दी कि मैंने कहा कि अगर सपोज 1 के अलावा यहाँ पे इसके कोफिशिएंट में कोई और चीज मल्टीप्लाई हो जाती है तो फिर वो उसका इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, यस सर। आमतौर पर सिंपल केस में उसका इंटरसेप्ट 1 ही होगा, लेकिन अगर उसके कोफिशिएंट में यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी तो फिर वही उसका इंटरसेप्ट होगा, और वो उसका y इंटरसेप्ट होगा। x इंटरसेप्ट लोगरिथमिक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नहीं होगा। अब जहां तक बात है लोगरिथमिक फंक्शन की, तो उसका x इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट नहीं होता। सेम इसी तरह की पोजीशन जो है ना वो लोगरिथमिक फंक्शन के अंदर होल्ड करती है। ठीक है जी, यस सर। यस सर। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे इसको दोबारा फिर उसी तरह जो अभी आपने बात की है कि ये a ग्रेटर देन, मैंने अभी जो बताया भी है कि a ग्रेटर देन 1 पे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और a ग्रेटर देन लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 पे डिक्रीजिंग फंक्शन होता है इन दोनों केसेस में। और सेम यही आपके पास लोगरिथमिक फंक्शन में अगर बेस कंसीडर करें तो तब लोगरिथमिक फंक्शन भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। यानी इन शॉर्ट
कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन विद बेस ए ग्रेटर देन 1 के लिए इंक्रीजिंग होते हैं, और बेस जो आपके पास ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो उसके लिए वो डिक्रीजिंग होते हैं। देन आगे 3 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको जब आपके पास ये स्टडी आएगी तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनके एसिम्पटोट्स, अब एसिम्पटोट्स की क्योंकि आपने ऑलरेडी डेफिनेशन नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि एसिम्पटोट्स की जो डेफिनेशन है वो आपके पास आएगी जस्ट उधर लिमिट्स के चैप्टर में, तो इस वजह से इन चीज़ों को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ एसिम्पटोट्स के, लेकिन जस्ट आपको याद होना चाहिए, याद कर रख लेंगे फर्दर जब इसको हम बात करेंगे। तो एक्स एक्सेस जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एसिम्पटोट होते हैं, और वाई एक्सेस लोगरिथमिक फंक्शन के, और ये दोनों चीज़ें भी कंटिन्यूटी और उससे रिलेटेड है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होंगे, ये भी इंशाल्लाह कंटिन्यूटी के चैप्टर में आएगा और उसको हम स्टडी भी करेंगे कि कंटिन्यूस कैसे होते हैं। और देन स्मूथ जो होता है, स्मूथ का मतलब होता है डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं, यानी इनके डेरिवेटिव्स भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं दोनों फंक्शंस के। तो बराबर यस सर इंटरसेप्ट वाला दोबारा समझा दें, इंटरसेप्ट वाला बच्चे, वो आप वीडियो जो है ना उसको दोबारा सुनेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है? यस सर। इसके अलावा किसी का और कोई क्वेश्चन है जो कंसेप्ट वाइज किसी को बात क्लियर नहीं है? नो सर। ओके ओके नो सर। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथमिक एंड इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जरा स्टडी कर लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है आप कैसे यानी इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे आप वो स्टडी ऑलरेडी खैर करते भी हैं किन के की जगह पे, जैसे कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि a रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 होती है, ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी आप यूज भी करते हैं। अच्छा, अब सिर्फ देखना है कि इसके इक्विवेलेंट लॉग की प्रॉपर्टी क्या बनती है, तो मैं दोबारा फिर वही डेफिनेशन लिखता हूँ और फिर उसी को हम यूज करेंगे कि मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन जो पीछे डिफाइन की थी कि y इज इक्वल टू लॉग विद बेस a अब सम फंक्शन x हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, यानी इफ एंड ओनली इफ होगा, और इफ एंड ओनली इफ में स्टेटमेंट क्या बनेगी, x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर y, ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी, और ये लॉग, ये दोनों फॉर्म इक्विवेलेंट होती हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के यहाँ से फॉर्म को डिस्कस करें तो जस्ट आपने क्या करना है, y की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दें, यानी a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो x की जगह 1 पुट कर दें, ठीक है? तो इसके इक्विवेलेंट अब यहाँ पे अगर आप y की जगह 0 और x की जगह 1 पुट कर दें, इट्स मीन कि ये प्रॉपर्टी बन जाएगी log विद बेस a ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो पता ये चला कि log जो है वो 1 का हमेशा 0 आएगा विद एनी बेस कोई भी हो, उसका log जो फंक्शन होगा वो हमेशा 0 आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है log फंक्शन की। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है, जैसे कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जानते हैं कि किसी a की पावर जो है सपोज अगर 1 लें, किसी भी आप इसके अलावा a मीन्स की बेस है ना, तो बेस की पावर आपको किसी भी 1 की 2 की 10 की सपोज पावर 1 लेंगे तो जो आंसर आएगा वो एज इट इज वही आंसर आपके पास आ जाएगा, यानी a की पावर 1 है तो a ही आंसर आ गया। तो इसके इक्विवेलेंट लॉग देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या बनती है। इसका लॉग बनता है लॉग विद बेस a ऑफ a इज इक्वल टू 1। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये पता चली कि अगर आप किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना चाहते हैं और वही नंबर उसकी बेस में भी है, यानी जैसा कि सपोज आप लॉग फाइंड करना चाहते हैं 10 का और इसकी बेस भी 10 ही है, तो वो आंसर 1 आएगा, यानी हमेशा बेस सेम हो, उस
नंबर का जिसका लॉग फाइंड कर रहे हैं और वही उसकी बेस में भी हो तो हमेशा आंसर 1 आएगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है लॉग की। ये लॉग की प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाली तो आप ऑलरेडी स्टडी करते रहे हैं। तो लॉग वाली आपने याद रखनी है। एक तो लॉग जो 1 है वो 0 होता है किसी भी बेस के साथ, बेस और जिसका अगर आप लॉग फाइंड कर रहे हैं वो दोनों सेम आ जाएं तो आंसर हमेशा 1 आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का लॉग विद बेस ए ले फाइंड करना चाहें, यानी आप सपोज लॉग उसकी लॉग का बेस ए है और आप एक और लॉग फाइंड कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यानी लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद सेम बेस, तो उस सूरत में आपके पास ये जो सेम बेस के साथ लॉग है ये समझो कि खत्म हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा और पीछे आपके पास आंसर जस्ट x बच जाएगा। यानी इसको अगर आप देखना चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं कि आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, एक प्रॉपर्टी लॉग की स्टडी की थी कि अगर कोई पावर में चीज आ जाए उस पर लॉग अप्लाई करें तो वो पावर जो है ना वो शुरू में आ जाती है लॉग के ना। तो इसका मतलब आप x को शुरू में ले आए तो पीछे आपके पास जो बच जाएगी लॉग a ऑफ a बच जाएगा। और लॉग a ऑफ a आपने ऊपर अभी स्टडी किया था कि सेम बेस के साथ आज तो वो 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा तो पीछे x बच जाएगा आपके पास। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है लॉग की। उसके बाद इसके इक्विवेलेंट चौथी प्रॉपर्टी है एक, अगर आपके पास सेम लॉग हो यानी यहाँ पे जो प्रीवियस जो प्रॉपर्टी थर्ड हमने पढ़ी है उसमें सेम एक्सपोनेंशियल के करस्पॉन्डिंग ये वाली प्रॉपर्टी अगर कर रही थी लॉग की। अब यहाँ पे अगर सेम लॉग हो तो देन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका आंसर 1 आ जाता है, x आ जाता है सॉरी। यानी दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं कि अगर x किसी कांस्टेंट का एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर में x आता है, x की जगह अगर log x आ जाए, log विद बेस a ऑफ x आ जाए, तो अगर log उसी बेस का जो एक्सपोनेंट में बेस है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास जस्ट आंसर जो है वो x रह जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपने याद रखनी है। इन प्रॉपर्टीज की मदद से फिर डिफरेंट आगे क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर इन प्रॉपर्टीज के लिहाज से अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप वो सर फोर्थ पॉइंट दोबारा समझा दें। सर थर्ड पॉइंट प्लीज। यस सर, ये सर फोर्थ थर्ड पॉइंट पॉइंट भी दोबारा बता एक दें। बार आप रिपीट। सर फोर्थ पॉइंट ये ना बच्चों रिपीट कर दें। सर फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दें। सर थर्ड और फोर्थ दोनों एक बार रिपीट कर दें। आवाज आ रही है आपको? सर फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दें। यस सर आ रही। मैं पहले 4 रिपीट करता हूँ फिर मैं। अच्छा 4 में ये है, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिपीट करता हूँ कि अगर आपके पास a log विद बेस a आ जाए, यानी वैसे होता है ना आपके पास a रेज टू पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना। अब x की जगह अब इस x की जगह इटसेल्फ एक log फंक्शन आ जाए उसी बेस का, ये a की पावर में log ax आ गया है। इस सूरत में आपके पास ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो a है और ये जो log है विद बेस है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास जस्ट एक x बच जाएगा। ठीक है। और इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी में भी यही आपके पास है कि अगर आपके पास log विद बेस a आ जाए और वो किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का log ले रहे हो सेम बेस में, तो इस सूरत में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और log कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास x जो है वो बच जाएगा। सर कैंसिल कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने सपोज जिस तरह ये थर्ड प्रॉपर्टी को देखें जी, पहले मैं थर्ड प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैंसिल का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे ना। जैसे आप लॉग का एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं ना। तो ये एक्चुअली ये उसी सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं सपोज एक यही थर्ड प्रॉपर्टी कंसीडर करता हूँ। आपने थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि लॉग बेस a रेज टू पावर x है। ठीक है। अब हमने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आप किसी भी फंक्शन का लॉग लें और उसकी जो पावर होती है वो लॉग के शुरू में आ जाती है।
इसका मतलब है कि इसको मैं लिख सकता हूँ x log विद बेस a ऑफ a। अब ये जो आपके पास log विद बेस a सेम जो उसका log है वो तो आपके पास 1 होता है। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है तो इसका मतलब अगर ये 1 होगा तो पीछे x बच जाएगा। इन शॉर्ट हमने क्या कहा कि हमने ये कहा कि log अगर बेस सेम बेस का हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो अगर आप किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का log ले लें या किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में log आ जाए तो दोनों सूरतों में वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। सेम यही जो इफेक्ट है ना, अगर यही चीज आप प्रूव करना चाहें तो 4 में प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली है कि आपने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंसीडर किया, उसकी पावर में log विद बेस a ऑफ x कंसीडर कर लिया। अब इसका दोनों तरफ अगर आप log सपोज अगर इसका log कंसीडर करें इसी फंक्शन का, तो इस फंक्शन का अगर हम यानी मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर कंसीडर करूं तो इस फंक्शन का अगर log मैं इसका कंसीडर करूं तो ये बन जाएगा आपके पास log विद बेस a ऑफ x, ठीक है, इनटू log ऑफ a। और राइट साइड पे आपके पास बन जाएगा log ऑफ x। जैसे कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है a पावर log विद बेस a ऑफ x, ये ठीक है, यानी a की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर जो है आपके पास log ऑफ x है। तो इस सूरत में अगर हम इसके ऊपर ये और ये इज इक्वल टू x है आपके पास, ठीक है ना, हमने प्रूव ये करना है कि ये x ही इक्वल है। तो अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की जाए a log बेस a ऑफ x, तो इस चीज को यूं भी लिखा जा सकता है, अगर इसी को हम लिखें कंबाइन करके तो इसको लिख सकते हैं हम log, यानी इसमें अगर ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज कर लूँ, ये वाली थर्ड वाली log विद बेस a ऑफ सम बेस a की पावर log ऑफ a log ऑफ a की पावर में log आएगा a की पावर log विद बेस a सब x, यानी ये जो है पूरे का पूरा मैं इसको इस फॉर्म में ले गया, इस पूरे को, क्योंकि अगर आप दोबारा मैं इसका log इस पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा ना तो इससे यानी ये शुरू में आ जाएगी ये पूरी की पूरी पावर, और log a ऑफ a 1 हो जाएगा, तो ये प्रीवियस स्टेप आपके पास बन जाएगा। ठीक है जी, अब फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास बन जाता है आपके पास log विद बेस a और a की पावर a log a की पावर ये पावर में है, यानी ये वाली ऑप्शन बन रही है। मैं आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी वाली ऑप्शन बनेगी a की, यानी ये आपके पास एक तो log विद बेस a और इसकी पावर में log ax है, ये वाला
ठीक है, तो अगर आप ये थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो सारी यानी आपके पास अगर एक लॉग आ जाए, ठीक है, विद सेम बेस, यानी आपके पास एक लॉग है, उसकी बेस भी वही है जो उसकी पावर की बेस है, तो इसको आप दोबारा लिख सकते हैं, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग ए और ये बन जाएगा ए की पावर एक्स, यानी क्योंकि ये जो आपके पास है ए की पावर एक्स है, और दोबारा इसमें ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये एक्स बन जाएगा, ये सेम बेस। ये थर्ड प्रॉपर्टी अगर यूज करें इस तरह आप, यानी कैंसिल आउट होने का मतलब है कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को ना वो खत्म कर देंगे। यस सर, समझ आ गई। ठीक है, तो इंशाअल्लाह कह सकते हैं ये सर ये अगर हम पिछले पार्ट से रिलेट करें तो क्लियर हो जाता है, ये 1 2 3 उससे रिलेट कर लें, यानी इसको अगर आप प्रूव करना चाहें तो आप इस तरह भी इसको हो जाता है, कर सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरह की जो है ना वो सिचुएशन बनती है इसमें। और किसी का क्वेश्चन? सर अगर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर मेरा क्वेश्चन है, मतलब लैब से, मतलब वो जो आपने हमें भेजा था मैटलैब सर, तो उसे इंस्टॉल करना हमारा ज़रूरी है या फिर जैसे हमने असाइनमेंट्स बनाई थी वैसे भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ, उसको ज़रूरी नहीं है, वो जस्ट मैंने कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे ना, तो जो मॉर्निंग वाले खास तौर पे थे, तो वो चाह रहे थे कि हम मैटलैब पे ना उसको, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका भी मैटलैब आना है तो वो कुछ काम करना चाह रहे थे, मैंने इसलिए वो मेरे पास पड़ा था तो मैंने अपलोड कर दिया। जो करना चाहें आप उसको इंस्टॉल करना चाहें और डाउनलोड करके उसकी इंस्ट्रक्शन है साथ इंस्टॉल कर लें, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है, आप ग्राफर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर क्वेश्चन है सर। सर मेरे पास अभी तक अटेंडेंस ऑप्शन नहीं आया। अटेंडेंस क्वेश्चन तो मैंने कब का सेंड किया हुआ है, तो आप चेक करें ना उसको, उधर क्लासरूम में जाके आना चाहिए, तो इसलिए मैंने जल्दी सेंड कर दिया। सर मैंने इतनी बार चेक किया है वो नहीं। चले अपना नाम उधर स्क्रीन में लिख दें, जिसको कोई शो नहीं हो रहा मैं देख लूंगा। ओके सर। सर जी नेक्स्ट। जी जी, ये जो आपने ना असाइनमेंट कही थी कि ना दोबारा सेंड करनी है दूसरी आईडी से, ठीक है, तो वो वहाँ आप पर एक तो बात आप ये ध्यान में रखें कि आपने एक आईडी रखनी है, 2 आईडी आप एट अ टाइम नहीं रखेंगे ना, तो जो आईडी आपने रखनी है उसकी बस उसमें असाइनमेंट आप रखें ताकि जब भी आपकी चेक हो तो उसमें मौजूद हो। जी आपने जो कहा था कि यूनिवर्सिटी वाली जो है ना ऑफिशियल उससे सेंड करनी है, तो अब उससे सेंड किया तो सबका लेट आ रहा है, तो उसका कोई इशू नहीं है मतलब? वो मैं चेक कर लूंगा, वो मेरे एंड पे है, मैं उसको स्क्रैप कर दूंगा। सर मेरी ऑफिशियल आईडी से क्लास कनेक्ट नहीं हो रही, पर्सनल आईडी से हो गई है, तो कोई इशू तो नहीं है अगर हम ऑफिशियल आईडी से ना करें? सर इतनी बार ट्राई करने के क्लास कनेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप कोई भी एक आईडी रखें ऑफिशियल, इसलिए आपके पास जो मैं करता हूँ ना तो मुझे एडमिट करना पड़ता है। सर मेरी अटेंडेंस नहीं आ रही, अभी 58% वहाँ पे हुई है, हालांकि मैंने जब स्टार्ट की थी तब उससे पहले मैंने कर दी था, उसे यस कर दी थी, 10 इन भी कर दी थी, तो फिर आगे होगी ना? नाम तो नहीं आया वहाँ पर। अब जिस आईडी पे आप करके सर हमने अटेंडेंस की मार्क करके नीचे मैसेज भी कर दिया। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, पता जी आवाज गूंज रही है, मतलब दो बार आवाज आ रही है सबकी। वो इस वजह से कि किसी का स्पीकर ऑन होगा ना, जिन स्टूडेंट्स का स्पीकर ऑन हो ना तो वो उनके माइक से दोबारा आवाज आना शुरू हो जाती है। जी आपके दोनों के इस तरह, आपके भी और जो कोई क्वेश्चन करे उसकी भी आवाज बार बार आ रही है।
वो मेरा भी स्पीकर ऑन होगा ना जी। मेरे ख्याल में हेडफोन मैंने लगाया था इस वजह से। सर अच्छा, मैं जल्दी से ना आपको एक लेआउट फर्दर कुछ चीजें हैं वो बता देता हूँ ताकि आपका टाइम अभी क्योंकि कवर होने वाला है, नेक्स्ट क्लास का टाइम शुरू होने वाला है। अच्छा, तो एक तो ये मैंने ऑलरेडी आपको जैसे बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी 1-to-1 प्रॉपर्टी रखता है, तो सेम लॉगरिथमिक फंक्शन भी जो है ना वो 1-to-1 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। 1-to-1 मींस के फॉर यूनिक इनपुट देयर इज अ यूनिक आउटपुट। आउटपुट भी रिपीट नहीं होता, इनपुट भी रिपीट नहीं होता, तो ये 1-to-1 की निशानी है। फर्दर आपके पास ये प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं वो ये ऑलरेडी आपने किसी न किसी लेवल पे स्टडी की हुई है। सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो सेपरेट करें तो ऐड हो जाएगा, डिवाइड करें तो सर यस। सर ये इनपुट क्यों नहीं रिपीट हो सकती? इनपुट क्या मतलब? सर अभी आपने बताया ना कि इसमें 1-to-1 फंक्शन है, इसमें आउटपुट भी रिपीट नहीं हो सकती और इनपुट भी रिपीट नहीं हो सकती, तो इनपुट तो होनी चाहिए ना? नहीं, इनपुट कैसे होनी चाहिए? इनपुट का मतलब होता है कि किसी एक जैसे 1 की वैल्यू 2 भी आ जाए, 1 की वैल्यू 3 भी आ जाए, तो इसका मतलब है कि इनपुट जो है वो 2 के साथ भी आ रही है, 1 और 3 के साथ भी आ रही है। तो ये इनपुट अगर रिपीट हो जाए तो वो तो फंक्शन ही नहीं रहता ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टीज आपने इनको देखना है जी। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, ये ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं। तो नेक्स्ट आपके पास तो ये एक एग्जांपल है सिंपल सी, log with base 3 4x minus 5। अब अगर आपके पास दोनों log जो हैं वो सेम बेस में आ जाएं तो इसका मतलब है वो दोनों तरफ अगर आप एंटी लॉग कंसीडर करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जस्ट इनकी जो सिमुलेशन है आप वो इजीली कर सकते हैं कि log अगर यानी दो log विद बेस सेम हो तो इनके इनपुट भी सेम होते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं, यानी इनको कंपैरिजन में आप करें तो आप लिख सकते हैं 4x minus 5 जो है दैट विल बी इक्वल टू 2x plus 1। तो यहाँ से आप जो है ना x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करें कि ये दोनों लॉग्स की वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, तो वो इस तरह आप ये इक्विवेलेंट लॉग की एक एग्जांपल है। तो x यहाँ पे x3 के लिए ये सॉल्यूशन वैलिड होगा कि अगर आप x3 पुट करें तो ये 12 minus 5 7 बच जाएगा, यहाँ पे x3 पुट करें तो यहाँ भी 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये x is equal to 3 के लिए होल्ड करती है। सर सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सिंपल x की वैल्यू सॉल्व का मतलब यही होता है कि जो अननोन पैरामीटर है ना, जैसे इसमें अननोन x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट है अगर आपके पास इफ द नंबर n ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर आफ्टर टाइम t, ये आपने लास्ट एक एग्जांपल सॉल्व की थी, ये वही फंक्शन है एज इट इज इसने दिया हुआ है। ठीक है, जो शुरू में बैक्टीरिया वाली एक एग्जांपल की थी, इसमें कहता है कि एक्सप्रेस t एज अ लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ n विद बेस 2। तो सेम आपने क्या करना है कि एक लॉगरिथमिक फंक्शन डेवलप करना है, उसकी बेस 2 हो और इन टर्म ऑफ यानी वो जो फंक्शन बने वो t इन टर्म ऑफ n बने। तो वो ये आपके पास आसान सा तरीका है कि आपने इसको इसी फंक्शन को ये जो n इज इक्वल टू 1000 2 रेज़ टू पावर t लिखा हुआ है, 1000 को डिवाइड कर दे तो यहाँ पे आपके पास बन गया 2 रेज़ टू पावर t n ओवर 1000। तो अब आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, यानी e रेज़ टू पावर ax आ गया ना। तो अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन आ जाए, सपोज y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ax आ जाए, तो इस फंक्शन को अगर लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो आसान सा तरीका बताया कि जो लॉग कोई भी बेस हो से हो जाए, यहाँ पे बेस 2 हो जाएगी और ये आपके पास जो इनपुट है वो आउटपुट बन जाएगा और जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा। यानी अब इसमें इनपुट x है तो और आउटपुट y है, तो इसका मतलब इनपुट y हो जाएगी, आउटपुट x आ जाएगा। ठीक है जी,
और ये जो अगर ई एक्स बेस है तो इसकी बेस ई हो जाएगी। और जहां पे आपके पास क्योंकि बेस 2 है तो यही आपके पास जब फॉर्म आप बनाएंगे तो लॉग विद बेस 2। अब ये आपके पास इसमें टी जो है ये इनपुट है, n/1000 आउटपुट है। तो जब इसको इक्विवेलेंटली लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो n/1000 इनपुट आ जाएगी, टी आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लोगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करने का जो वे है, जो हमने शुरू में पहले डिस्कस किया था। तो ये आपका पार्ट ए जो उसने डिमांड किया था कि टी का एक फंक्शन बनाएं, टी को एक्सप्रेस करें इन टर्म ऑफ एन और उसमें लॉग फंक्शन इन्वॉल्व करें विद बेस 2। तो ये आपके पास वो एक्सप्रेशन डेवलप हो गया। और इसी तरह कहता है कि यूजिंग द रिजल्ट ऑफ पार्ट ए, अगर आपके पास n जो है वो 8000 हो जाए तो आपके पास t क्या होगा। तो जैसा कि 8000 है, कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल होकर 8 बच जाएगा। 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 जो है वो अगर आप यूज करें इसकी प्रॉपर्टी पावर वाली तो 3 शुरू में आ जाएगा। ठीक है जी, 3 log of 2 आ जाएगा। तो log of 2 जो है वो 1 होता है। आपको पता है कि बेस सेम आ जाए उसी नंबर की तो 1 आ जाए, तो पीछे 3 बच जाएगा जैसा, इसका 3 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह की ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने अटेम्प्ट करनी है। ठीक है जी, अगर इनकी अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ गई तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसको अगले लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर। उस लेक्चर अगला स्टार्ट करने से पहले इसको डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा एक छोटी सी जो मैंने आखिर में ये ग्राफ मेंशन किया है कि आप यहाँ से, मैं ये बल्कि आपको शो कर देता हूँ। ये जस्ट एक बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप किस तरह किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं ना। यहाँ पे ये जो रेड कलर के ये लॉग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो ब्लू कलर में है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बेस चेंज करें, जैसे आपने बेस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 रखी हुई है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। ओके, ये इंक्रीजिंग फंक्शन लॉग का बन रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर बेस आप इसकी यूं कम करते जाएं तो देखिए 1 पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई। फिर उसके बाद बेस आप 1 से लेस जाए तो अब इस केस में वो डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया है। इस तरह सेम यही बिहेवियर आप उसमें चेक कर सकते हैं लॉग का, लॉग के फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है जी, ये आप इसको मूव करें तो आपके लॉग के फंक्शन के ग्राफ शो, और जो ही आप नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे इसका लॉग का फंक्शन गायब हो गया। तो इसका मतलब नेगेटिव के बेस के लिए जो है लॉग होल्ड नहीं करता। यहाँ पे इसी तरह आप नेगेटिव जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। सर यस सर, लॉग भी 1 पे इंटरसेप्ट करेगा। अच्छा, लॉग भी बिल्कुल 1 पे इंटरसेप्ट करेगा, 1 पे इंटरसेप्ट करेगा। लेकिन इसमें बात वही है ना कि क्योंकि ये जो लॉग है इसका कोफिशिएंट अभी 1 है ना। अगर इसका कोफिशिएंट कुछ चेंज हो जाए, 2 हो जाए जैसे, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे मैं 10 रख देता हूँ, तो इस केस में देखें क्या सिचुएशन है। बल्कि दिस टाइम ये कोफिशिएंट पे नहीं, ये तो कोफिशिएंट लॉग का नहीं है बल्कि इसकी बात की थी मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अगर इसका सपोज मैं कोफिशिएंट 10 कर देता हूँ तो इस केस में आप देखें कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो 10 से पास करेगा ये। तो ये जो कोफिशिएंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और सेम अगर हम बात करें लॉग की, लॉग में क्या होगा, तो लॉग में इस x के जो कोफिशिएंट होगा, अगर आप इसमें लॉग ले लें इसका, इस केस में आपके पास जो कोफिशिएंट बनेगा इसको लॉग में कन्वर्ट करें जरा, क्या बनता है y/x y/10 बन जाएगा। और तो इसकी डिवीजन में हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय 10 कर दिया मैंने। तो अब जरा चेक करते हैं कि ये बल्कि ये x की डिवीजन में आना चाहिए ना। लॉग ये क्या लिखा था, x/10
कि y नीचे चला जाता है। या इसको आप ऐसे करें कि इसका अगर दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें जरा क्या फॉर्म बनती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो ये लॉग y लॉग ऑफ, और ये बन जाएगी फॉर्म इसकी y/10, तो लॉग ऑफ y/10 उधर चला जाएगा। यहाँ पे असल में लिखा नहीं जा पा रहा, या इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.1 से। ये अब मेरे ख्याल में ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 0.1 का मतलब है 1/10, तो यहाँ पे जो डिवाइड होगा ना x के साथ, यानी दूसरे लफ्ज आप कहें कि ये x की जो डिवीजन में आएगा ना यहाँ पे, वो उसका x इंटरसेप्ट होगा। जैसे मैंने 0.1 से मल्टीप्लाई किया ना x को, 0.1 का मतलब है कि ये 1/10 है। तो इस केस में ये जो आपके पास, यस सर इसमें कोई हिंट है हमारे पास? जिस तरह कांस्टेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो लॉग का ग्राफ कैसे बनेगा? वही जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आपके पास ये जो ग्राफ है रेड कलर का, ये लॉग का ग्राफ है, ठीक है। ये देखे ना आप, इसमें बेस चेंज कर रहे हैं तो ये लॉग का ग्राफ चेंज हो रहा है। अब ये 10 से पास इसलिए कर रहा है कि मैंने 0.1 से x को मल्टीप्लाई किया। सपोज मैंने सिंपल इसका कोफिशिएंट 1 रखूं तो दिस टाइम वो 1 से पास करेगा। yes, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 रख दूं तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी 1 से पास करेगा, ठीक है। अब सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। असल में इंटरनेट में भी इंटरनेट इशू हो। चले ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, तो इसको आप जरा दोबारा इसको वीडियो जरा देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक मैंने पावर पॉइंट के एंड पे एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक सारे ओपन करें। उस लिंक के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन को ना आप उसकी ग्राफ चेक कर सकते हैं कि लॉग का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, वो कैसे लॉग इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। तो आपको ये सारा लॉग का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो सारी एक किस्म की समझ लें कि ग्राफिकली आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस एक लिंक को क्लिक करके इसमें आप इन चीज़ों को, इनके ग्राफ्स को लाजमी चेक करें।